So, hello and welcome to my channel. A very good morning to all the viewers present here and listening to my editorial analysis. So, let's start. So, today's editorial, which I am taking from the Hindu newspaper, is At Long Last on Kalpakkam Reactor Criticality, India's Regulatory Regime. फाइन सो इस पे हम आज बात करने वाले हैं, इसको अच्छे से इसको समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम वोकैबलरी देख लेते हैं, ठीक है। So first word is criticality. What is the first word? Criticality. And what is the part of speech of this word? It is a noun. Why it is a noun? Because in the end you can see ity is coming. What is coming? Ity. Critical plus it. So it is becoming a noun. Now what is the meaning of this word? Criticality का मतलब क्या होता है? Point at which a nuclear reactor becomes self-sustaining. एक ऐसा पॉइंट जिसमें जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बन जाता है सेल्फ सस्टेनिंग, वह अवस्था जब परमाणु रिएक्टर स्वयं प्रतिक्रिया बनाए रखता है, ठीक है। कोई भी परमाणु रिएक्टर है वो खुद प्रतिक्रिया करने लगता है, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकैलिटी। उसका मतलब है, रेफर कर रहे हैं हम एडिटोरियल में, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी, ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी वर्ड्स भी इसके पढ़ सकते हैं। सिग्निफिकेंस, महत्ता, ग्रेविटी, गंभीरता और डिसिसिवनेस, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रिटिकलिटी के। नाउ एंटोनिम्स, नाउ व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? ट्रिवियलिटी, नेक्स्ट इज इनसिग्निफिकेंस, अमहत्व, अनइम्पोर्टेंस, इररिलेवेंस, ओके, माइनॉरिटी, कम महत्व। माइनॉरिटी वर्ड तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ होता है, तो काफ़ी इजी और बार बार जो हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, वर्ड्स रीड करते हैं, ऐसे वर्ड्स ये हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ना। इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस के आगे यहाँ देखिए इन लग गया, अनइम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस के आगे अन लग गया, रिलेवेंस के आगे इर लग गया, है ना, इररिलेवेंस हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं, ये सारे क्या है? एंटोनिम्स। चलिए निमोनिक्स देखते हैं। क्रिटिकल मूवमेंट वे, क्रिटिकल मोमेंट वेर इंपॉर्टेंट स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। तो आप इस क्रिटिकलिटी को इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए निमोनिक जो होती है ना, एक मेमोरी ट्रिक होती है, ट्रिक हो जिसकी वजह से हम उस वर्ड को याद रख सकें। कोई फ्रेज हो, कोई वर्ड हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हम जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको हम याद कर सकें, उसको हम कहते हैं नेमोनिक और नेमोनिक ट्रिक। तो नेमोनिक इस वर्ड का क्या कर सकते हैं हम? क्रिटिकलिटी का क्रिटिकल मूवमेंट। अब क्रिटिकल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज को बोला जाता है, जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो उससे हम याद रख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। तो उससे क्या याद हो रहा है? क्रिटिकल वर्ड से हमें याद हो रहा है क्रिटिकलिटी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मीनिंग आया है ये एडिटोरियल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको जो मीनिंग दिया है वो क्या मतलब है एडिटोरियल में वो बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट क्या है ये? व्हाट इज इट? इट इज़ अ नाउन, बिकॉज आप देख सकते हैं एट द एंड वी आर यूजिंग MENT, ठीक है, MENT आ रहा है लास्ट में, तो इट इज़ अ नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। अब मीनिंग देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग समथिंग, ठीक है, वस्तुओं की प्राप्ति, खरीद प्रक्रिया, है ना, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, उसे हम बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। वैसे तो वर्ड प्रोक्यूर है लेकिन MENT लगा के नाउन बन गया। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्यूजिशन, परचेज, खरीदना, बहुत इजी वर्ड्स हैं ये सारे। सप्लाई, ऑब्टेनिंग, सोर्सिंग, सब क्या है इसके? ये सिनोनिम्स। नाउ व्हाट आर एंटोनिम्स? लॉस, डिस्पोजल, सेल, रिलिक्विशमेंट, रिलिक्विशमेंट देख सकते हैं आप। फॉरफीचर, फॉरफीचर, जब्ती, जब्त करना, जब्ती, फॉरफीचर। अब नेमोनिक देखते हैं इसको किस तरह से हम याद रख सकते हैं इस वर्ड को। प्रो और क्यूर अलग अलग करते हैं। प्रो क्यूर, क्यूर यू नीड बाय गेटिंग थिंग्स, एक ऐसा क्यूर जो आप चाहिए होता है चीज़ों को लेने के बाद, है ना। क्योर यू नीड बाय गेटिंग थिंग्स। सो प्रो पहले वाला वर्ड क्योर, तो इस तरह से इसको हमने अलग अलग कर दिया, याद कर लिया। क्योर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से चाहिए, तो प्रो क्यूर, प्रोक्योरमेंट। फाइन। थर्ड वर्ड इज एबेटेड, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, लास्ट में हम ईडी यूज़ कर रहे हैं, इसके ईडी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वर्ब बन जाएगा ये, एबेटेड। क्या मतलब होता है इसका? इनकरेज और सपोर्टेड, ऑफर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, उकसाना, सहायता करना, गलत काम में सहायता करना, किसी के गलत काम के लिए उकसाना, उसे हम बोलते हैं
अबेटेड। सिनोनिम्स देखिए, एडेड मदद करना, असिस्टेड, एनकरेज्ड, सपोर्टेड, इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेटेड क्या होता है? इंस्टिगेटेड मतलब उकसाना। इस सब के मतलब आप देखेंगे सिमिलर है अबेटेड से, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं ऑपोजिट्स। प्रिवेंटेड रोकना, डिस्करेज्ड, हिंडर्ड, ओपोज्ड विरोध करना। हिंडर्ड आपको पता है बाधा डालना, ये वर्ड बहुत बार आते हैं। मैं आपको जब भी एडिटोरियल करा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि ये वर्ड्स बार बार न्यूज़पेपर में यूज़ हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वोकैबुलरी समझने के लिए और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इन वर्ड्स पे ध्यान देंगे आप। और नेक्स्ट क्या है? ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब रोकना, ठीक है। चलिए, निमोनिक क्या हो सकता है इसका? अ बैट, अ बैट, अ बैट मतलब बैट ऑन रॉन्ग सपोर्टेड क्राइम, ठीक है। बैट आपको पता है क्या होता है? सपोर्ट करना। बैट एक गेम होता है ना, बैट लगाना, उस तो एक ऐसी बैट लगाना जो गलत काम के लिए हो, सपोर्ट करना क्राइम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है? नाउन है, आपको पता है TION आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये? नाउन। क्या मतलब होता है इसका? प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ठीक है। आ लगाओ, बाहरी प्रभाव से बचाओ। प्रोटेक्शन करना कहाँ से? किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। सिनोनिम्स देखें। प्रोटेक्शन सुरक्षा, आइसोलेशन अलगाव, शील्ड करना, ठीक है, शील्ड करना, ढाल ढाल, सेपरेशन अलग करना, बफरिंग संतुलन। ये ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंसुलेशन, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। एक्सपोजर उजागर करना, बाहर निकालना, खोल देना, कॉन्टैक्ट संपर्क, कनेक्शन जुड़ाव, वल्नरेबिलिटी कमजोरी, ओपननेस खुलापन। ये सब क्या होगा? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, एक तरह से बंद करके रखना किसी बाहर की चीज़ से, और एंटोनिम्स सारे उसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ओपननेस, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, ये सब। नेमोनिक देखते हैं किस तरह से इसको याद रख सकते हैं वर्ड को। इन और सुलेट। इन मतलब अंदर और सुलेट मतलब सेफ, तो स्टे सेफ इनसाइड, स्टे सेफ इनसाइड, इस तरह से इंसुलेशन को आप याद रख सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है स्क्रपुलस। स्क्रपुलस इट इज़ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये। क्या मतलब होता है इसका? वेरी केयरफुल एंड ऑनेस्ट, अत्यंत सावधान और ईमानदार, स्क्रपुलस का मतलब होता है। सिनोनिम्स केयरफुल, ऑनेस्ट, मेटिकुलस, एथिकल, कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस जस, दो बार वहाँ शस यस आ रहा है, कॉन्शियस जस। तो ये जो है सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। ऑपोजिट देखते हैं। केयरलेस लापरवाह हो जाएगा, डिसऑनेस्ट बेईमान, नेग्लिजेंट, ठीक है, उपेक्षापूर्ण, रेकलेस लापरवाह, अनएथिकल अनैतिक। ऑल दीज आर एंटोनिम्स। नेमोनिक ट्रिक देखते हैं। स्क्रैपलेस को कैसे याद रख सकते हैं? स्क्रिप्ट प्लस रूल्स, इस तरह से दो इजी वर्ड्स लेके उनको डिवाइड कर सकते हैं, जिनके वर्ड्स ऐसे हों जिनके राइमिंग हमारे मैच हो रही हो स्क्रैपलेस से। तो स्क्रिप्ट और रूल्स मिला के क्या मतलब हो जाता है? फॉलो रूल्स केयरफुली, रूल्स को फॉलो करना केयरफुली, है ना, उसको हम स्क्रैपलेस से रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रैपलेस का मतलब भी यही होता है, वेरी केयरफुल एंड ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए, सिक्स वर्ड है पैराडिगम। What is the part of speech? It is a noun. Now, what is the meaning? How it is referring in the article? A typical example or model. ठीक है, कोई typical example होना या model होना। Synonyms: model, pattern, standard, example और prototype, ठीक है, प्रारूप, उसी का मिलता जुलता, उसी का जैसा। उदाहरण, मानक, नमूना, मॉडल, ये सब क्या हो जाएंगे पैराडिगम के synonyms. Now, what are the antonyms? Exception, anomaly, irregularity, डेविएशन एंड ऑडिटी, असामान्यता। ऑड होता है ना, ऑडिट, उससे वह क्या बना है? ऑडिटी। तो ये सब हो जाएंगे इससे ऑपोजिट्स। नाउ निमोनिक। पैराडाइम। पैराडाइम क्या मतलब होता है इसका? परफेक्ट एग्जाम्पल वर्थ अ डाइम, ठीक है। पैराडाइम, इस
इस एग्जाम्पल के थ्रू हम पैराडाइम करके इस पैराडिगम को याद रख सकते हैं। चलिए 7th वर्ड पे आ जाइए, कमीशनिंग। कमीशनिंग इज अ नाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिस्टम ऑपरेशनल। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को ऑपरेशनल बनाया जाए, ठीक है, शुरू किया जाए। व्हाट इज दिस? नाउ व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ कमीशनिंग और कमीशन? लॉन्च, शुरुआत। इनिशिएशन, आरंभ करना। एक्टिवेशन, एक्टिव करना, सक्रिय करना। डिप्लॉयमेंट, स्टार्टअप, शुरुआत करना। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द एंटोनिम्स? शट डाउन, बंद कर देना। डीएक्टिवेशन, क्लोजर, सस्पेंशन एंड होल्ड। ये बहुत इजी वर्ड है और हम ये यूज़ भी करते हैं ना, क्लोज कर दो, सस्पेंड कर दो, या डीएक्टिवेट कर दो सिस्टम को, शट डाउन कर दो सिस्टम को। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे कमीशनिंग के। नाउ निमोनिक ट्रिक, कमीशन, स्टार्ट, मिशन। इस तरह से आप कमीशन से कोई मिशन स्टार्ट करना है हमें, उस तरह से आप कमीशनिंग वर्ड को याद रख सकते हैं। नाउ 8th वर्ड इज ओपेसिटी। 8th वर्ड इज ओपेसिटी, इट इज़ अ नाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ना होना। सिनोनिम, सेक्रेसी, ऑब्सक्यूरिटी, अनक्लियर, हिडननेस, छुपा हुआ, अस्पष्ट, ठीक है, एम्बिग्विटी। ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ओपेसिटी। एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, ओपननेस, विजिबिलिटी, है ना, खुलापन, स्पष्टता, पारदर्शिता, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी, स्पष्टता। ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स ऑपोजिट ओपेसिटी के। और आप ध्यान देंगे तो ये वर्ड्स बार बार एडिटोरियल में यूज़ होते हैं और आ रहे हैं। मैं भी इनको डेली नोट कर रही हूँ। ल्यूसिड भी आया था काफ़ी बार, ठीक है, कमीशनिंग भी आ चुका है पहले, तो इस तरह से आपको नोट करना है। नाउ निमोनिक ट्रिक, ओपेक का क्या मतलब होता है? कांट सी, ठीक है ना। हम एक ग्लास है या कोई भी एक चीज़ है, वुड है, तो क्या वुड जो होता है वो कैसा होता है? ओपेक। हम वुड जो होते हैं, लकड़ी जो होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो ओपेक का मतलब क्या होता है? कैन नॉट सी, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नाउ 9th वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिवैम्प। नाउ रिवैम्प पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड। मीनिंग क्या हो सकता है इसका? इम्प्रूव और रिनोवेट समथिंग, सुधार करना, नया रूप देना इज रिवैम्प। सिनोनिम, सुधारना, रिनोवेट करना, अपग्रेड करना, ओवरहॉल, पूरी तरह सुधारना, रिफॉर्म, सुधार। रिफॉर्म वर्ड बहुत आता है, तो रिफॉर्म हम बोलते हैं ना, रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को क्या रिफॉर्म्स बनाने चाहिए, तो क्या है? सुधार क्या करना चाहिए? रिफॉर्म मतलब सुधार। तो ये सारे वर्ड्स आप देखिए, नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव जो है उसका मतलब है सुधारना, ठीक है। यहाँ पे ये मिसमैच हो गया इधर से। तो इम्प्रूव जो है, रिनोवेट जो है, अपग्रेड जो है, ओवरहॉल, रिफॉर्म, सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवैम्प के। रिवैम्प, वैम्प अलग है, उसके आगे क्या लगाया है? री, ठीक है। मेक अ न्यू थिंग, इसका मतलब भी ये देखो यही होता है। इसको मैंने यहाँ पे निमोनिक में अगर आप देखेंगे तो री प्लस वैम्प, मेक न्यू अगेन, दोबारा से नया बनाना, करना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स में आ जाइए अब आप। डैमेज, नुकसान। डेटोरिएट, खराब करना। रुइन, बर्बाद कर देना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। और इग्नोर करना, अनदेखा करना। ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स रिवैम्प के। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाइए। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? वर्ब्स होते हैं जो कंबाइन किए जाते हैं प्रेपोजिशन या एडवर्ब्स के साथ और एक नया मीनिंग उनके फॉर्म होता है। फर्स्ट है थ्रो अप। थ्रो अप, टू प्रोड्यूस और रिवील समथिंग लाइक प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रोड्यूस करना या रिवील करना कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स को। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोजेक्ट थ्रू अप मैनी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग। जो प्रोजेक्ट था उसमें उसने क्या करा? बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इश्यूज सामने लेकर आया। वो कब? टेस्टिंग के दौरान। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। कम ऑनलाइन। कम ऑनलाइन क्या मतलब होता है इसका? टू स्टार्ट वर्किंग और बिकमिंग ऑपरेशनल, काम करना, स्टार्ट करना या ऑपरेशनल हो जाना, एक्टिवेट हो जाना। ये सब हमने अभी इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखे हैं। एग्जाम्पल, द न्यू रिएक्टर विल कम ऑनलाइन नेक्स्ट ईयर। जो न्यू रिएक्टर है वो कब ऑनलाइन आएगा, कब ऑपरेशनल होगा, कब स्टार्ट करेगा वर्क करना? अगले साल से। चलिए फिक्स प्रपोजिशंस हैं। बेस्ड ऑन, या देखिए बेस के साथ ऑन फिक्स प्रपोजिशन लगा हुआ है। क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू, डिपेंडिंग ऑन समथिंग। Example, the policy is based on expert recommendations. Now, dependent on,
रिलाइंग ऑन समथिंग और समवन, किसी पे रिलाय होना। एग्जाम्पल, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल पावर सोर्सेज, है ना। जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत सारे मल्टीपल पावर सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जैसे विंड एनर्जी पे और वाटर एनर्जी पे। इस तरह से बहुत सारे इंडिया की जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट हैं दूसरे सोर्सेज पे, पावर सोर्सेज पे, जो कि हम अभी एडिटोरियल में समझेंगे, देखेंगे। चलिए कोलोकेशंस पे आ जाइए। नाउ व्हाट आर कोलोकेशंस? नेचुरली गो टुगेदर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक साथ आते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में एक साथ बोले जाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो प्लीज़ नोट करा करिए ऐसे वर्ड्स को, ठीक है, ताकि आपको जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो समझ में आने लगे आपको ना। एनर्जी सिक्योरिटी, ये वर्ड एक साथ आता है, एनर्जी सिक्योरिटी रेफर टू अ कंट्रीज एबिलिटी टू इंश्योर अ स्टेबल एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी। किसको रेफर करता है? कंट्री की एबिलिटी कितनी है उसको इंश्योर करता है, अ स्टेबल एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी, कि वो कितनी स्टेबल और रिलायबल सप्लाई एनर्जी की दे सकता है, कितनी एबिलिटी है कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर कितनी एबिलिटी है किस चीज़ की, उसकी एनर्जी सप्लाई करने की। क्या वो स्टेबल है, क्या वो रिलायबल है? तो उसको हम किससे रेफर करते हैं, किस कोलोकेशन से रेफर करते हैं? एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी देखिए, कॉमनली पेयर्स विद सिक्योरिटी इन फॉर्मल एंड पॉलिसी लैंग्वेज। वी से एनर्जी सिक्योरिटी, कभी भी हम एनर्जी सेफ्टी नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में, ना ही बोलेंगे। एनर्जी सेफ्टी नहीं होता, क्या होता है? एनर्जी सिक्योरिटी। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज टू इम्प्रूव इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया क्या कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है? रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ताकि वो जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो कोलोकेशन है वो है पब्लिक कैपिटल। पब्लिक कैपिटल वर्ड बहुत आता है, किससे रेफर करता है? टू गवर्नमेंट मनी और फंड्स यूज्ड फॉर नेशनल प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट का मनी या फंड्स जो यूज़ किया जाता है नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने में, पब्लिक कैपिटल, ठीक है। कैपिटल तो आप समझते हैं ना, फंड्स वगैरह, मनी वगैरह, ठीक है। अब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का, तो ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्यों कैपिटल जो है कोलोकेट होता है पब्लिक से। ज़्यादातर आप इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स में देखते हैं इसको, जब भी आप इकोनॉमिक्स वगैरह की न्यूज़ पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो कैपिटल फ्रीक्वेंटली कोलोकेट्स विद पब्लिक इन इकोनॉमिक्स। हमेशा हम पब्लिक कैपिटल बोलेंगे, कभी भी हम पीपल मनी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पब्लिक कैपिटल। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक कैपिटल। जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है उसके लिए क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन उसको कैसे बोला जाएगा? पीपल मनी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पब्लिक कैपिटल। चलिए वन वर्ड पे आ जाइए। फर्स्ट है ऑटार्की। औटार्की, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, सेल्फ सफिशेंसी को हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड क्या है इसका? औटार्की। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आत्मनिर्भरता। चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज रेगुलेटर। रेगुलेटर तो हम सबने सुना है, अ पर्सन और अथॉरिटी दैट कंट्रोल्स और सुपरवाइजेज समथिंग, ठीक है। एक पर्सन और अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है किसी चीज़ को, ठीक है, नियंत्रक या नियामक, उसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटर। रेगुलेटर ये दूसरा जो आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला रेगुलेटर की बात नहीं है, इसको एक पर्सन या अथॉरिटी से डिनोट किया गया है यहाँ पे, जो कंट्रोल करे या सुपरवाइज करे किसी चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ के यहाँ पे दो मीनिंग भी हो सकते हैं ना, डबल मीनिंग वाली बात है यहाँ पे। तो रेगुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर की बात नहीं हो रही, किसी मशीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक पर्सन अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इसलिए मैंने ये दो दिए आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ ईडियम्स। फर्स्ट जो है हमारा एडिटोरियल से है, सेकंड जो है वो मैंने आपको जो थीम है आज के एडिटोरियल की उस पर बेस दिया है, ठीक है, क्योंकि एक ही आज ईडियम था। लेट्स सी, फर्स्ट है कट्स बोथ वेज। कट्स बोथ वेज का मतलब क्या होता है? हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी कट्स बोथ वेज, इट हेल्प बट ऑल्सो क्रिएट न्यू रिस्क। टेक्नोलॉजी के ऊपर बोला है कि टेक्नोलॉजी जो है उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जितना ज़्यादा वो हेल्प करती है, आगे बढ़ती है, उतने ज़्यादा उसके रिस्क बढ़ते जाते हैं। सेकंड जो हम देख रहे हैं इडियम, वो एडिटोरियल से रिलेटेड है, थीम से रिलेटेड है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मतलब टेक ऑन अ टास्क दैट टू बिग टू हैंडल। इसका मतलब क्या होता है इस इडियम का? ऐसी टास्क उठा लेना, ऐसी टास्क को पकड़ लेना जो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बड़ी हो, ठीक है, अपने हद से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल देखिए,
India's nuclear program aimed for advanced breeder reactors but faced huge delays and cost. ठीक है, बाइटिंग ऑफ मोर देन इट कुड च्यू। तो इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एम किस चीज़ के लिए करता है वो, एडवांस ब्रीडर रिएक्टर्स उसे चाहिए, बट फेस ह्यूज डिलेज एंड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिलेट हो रहा है, ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, किससे रिलेट हो रहा है, एडीएम से, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, तो ये इतने बड़े एडवांस ब्रीडर लगाने के लिए, रिएक्टर्स लगाने के लिए, जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होगी, जो कि नहीं है, और बहुत ज़्यादा ह्यूज डिलेज भी हो रहे हैं, जो कि हम आर्टिकल में अभी देखेंगे। चलिए जार्गन्स पे आ जाइए, पार्ट 4। फर्स्ट है रेगुलेटरी रिजाइम। रेगुलेटरी रिजाइम क्या है, अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड अथॉरिटीज दैट कंट्रोल अ सेक्टर। एक ऐसा सिस्टम, किस चीज़ का, रूल्स का या अथॉरिटीज़ का, जो किसी सेक्टर को कंट्रोल करे, उसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी रिजाइम। एग्जाम्पल, इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी रिजाइम फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी। न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए इंडिया को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत रेगुलेटरी रिजाइम की ज़रूरत है। कंट्रोल रूल्स और सिस्टम ऐसा होना चाहिए इंडिया का जिसमें बहुत अच्छे रूल्स हों, अथॉरिटीज़ हों, ताकि वो किसी सेक्टर को, मतलब न्यूक्लियर सेक्टर को कंट्रोल कर सके। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन, लियाबिलिटी रिजाइम। लियाबिलिटी रिजाइम क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज और लॉस। एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क जो डिफाइन करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके किस पे, डैमेज पे या कोई लॉस हो जाए तो। एग्जाम्पल, द न्यू लियाबिलिटी रिजाइम विल क्लैरिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। हिंदी में भी देख लेते हैं, कानूनी व्यवस्था जो नुकसान की जिम्मेदारी तय करती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लियाबिलिटी रिजाइम। तो हमने दो जार्गन्स यहाँ पे देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी आपको मैंने मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए और याद रहे आसानी से। चलिए, नाउ दिस इज द एडिटोरियल, प्लीज रीड इट आउट। और कैसे मेथड से करेंगे आप इसको, स्किमिंग मेथड से करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जार्गन्स, डेटा नोट करेंगे। ठीक है, देखिए जल्दी से, देन वी विल एक्सप्लेन। समझेंगे इसको, आई विल एक्सप्लेन एंड यू विल लिसन। ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस दी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जल्दी से रीड करें, आई एम गिविंग यू 2 minutes। और आप ये भी देखेंगे कि इसमें एब्रीविएशंस आई हैं काफ़ी जगह, वो भी आप नोट करेंगे, क्योंकि आपको फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पे ये ना AERB, DAE, इनकी ये सब एब्रीविएशंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं। PFBR, व्हाट आर द फुल फॉर्म्स। ठीक है, तो सभी चीज़ नोट करिए, देखिए, अच्छे से रीड आउट करिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो अभी तक हमने जार्गन्स पढ़े हैं, कोलोकेशंस पढ़े हैं, वो सब इसमें यूज़ हुए हैं, फ्रेजल वर्ब, ताकि आप रिलेट कर सकें उन सबको, और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, हम इस बारे में बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक ये है, या एडिटर ने ये बात कही है। ठीक है, ओके फाइन।
come back to the editorial now and let's see what is there in the editorial, what writer is saying on PFBR। ठीक है, देखते हैं क्या बात हुई है इंडिया के जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उस पर क्या बात हुई है, ये सब हम समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस है। चलिए देखते हैं। सो इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR एट कलपक्कम हैज़ फाइनली रीच फर्स्ट क्रिटिकलिटी। मैंने आपको बताया था क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है, इट हैज़ स्टार्टेड न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो इंडिया का प्रोटोटाइप है क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, कहाँ पे है, कलपक्कम में, तमिलनाडु। फाइनली रीच्ड, फाइनली क्रिटिकलिटी, अपनी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बट इट केम 16 ईयर्स लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये कब आई है, 16 साल बाद, लेट हो चुका है, 16 साल लेट है ये। ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 8,181 करोड़, मोर देन डबल द ओरिजिनल बजट। मतलब जो उसका ओरिजिनल बजट बनाया जब गया था उससे ज़्यादा डबल होकर आया है ये। द डिलेड हैपेंड ड्यू टू पुअर प्लानिंग। और ये डिले क्यों हुआ है, पुअर प्लानिंग की वजह से, वीक प्रोक्योरमेंट की वजह से, मैंने आपको प्रोक्योरमेंट का मतलब भी बताया था, समझाया था, है ना, और पॉलिटिकल इंसुलेशंस की वजह से। ठीक है, दिया पॉलिटिकल इंसुलेशन, मैंने आपको इंसुलेशन का मतलब भी बताया था ना वोकैबलरी में। देखिए सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे, तो अच्छा है कि आपने अगर वोकैबलरी मेरे साथ समझ के पढ़ी है तो। द रिएक्टर इज पार्ट ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब जो रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, ये जो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, विच एम्स टू यूज थोरियम। और ये क्या यूज़ करता है एनर्जी के लिए, थोरियम, यूरेनियम नहीं। बहुत सारे रिएक्टर्स यूरेनियम यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया का जो ये प्रोटोटाइप है ये थोरियम यूज़ करता है। ठीक है, अबेंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया लॉन्ग फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया के पास ज़्यादा क्या है, थोरियम। ठीक है, तो इंडिया जो है इसलिए थोरियम यूज़ करने वाला रिएक्टर बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है, यूज़ करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है थोरियम यूज़ होता है, ताकि जो है इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, किसी और से यूरेनियम या कोई और हमें जो है इस तरह से जो केमिकल्स होते हैं ये हमें लेने ना पड़े, एनर्जी किसी से लेनी ना पड़े, तो इसलिए हम थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर है, जो ब्रीडर है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ है, लेट हो चुका है, पुअर प्लानिंग की वजह से, वीक प्रोक्योरमेंट की वजह से, पॉलिटिकल इंसुलेशन की वजह से। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि ये कितने साल लेट है, 16 ईयर्स लेट है, और इतना पैसा इसमें लग चुका है, डबल बजट के डबल है इसमें जो अब तक पैसा लगा है, वो कितना है, 8,181 करोड़। आगे देखते हैं। however however the editorial says India must focus not just on nuclear ambition but also on efficiency। अभी जो रिएक्टर की बात हो रही है ये सिर्फ इसलिए है कि एक न्यूक्लियर एम्बिशन इंडिया का पूरा हो सके। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है, उसमें क्या बात आई है, एडिटर्स क्या कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया को अपना जो फोकस है न्यूक्लियर एम्बिशन पे नहीं रखना चाहिए, एफिशिएंसी कितनी है उस पर ध्यान देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देना चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली व्हेन सोलर एंड विंड एनर्जी आर बिकमिंग चीपर। खास तौर से जब, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्लोबली क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत चीपर होती जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द जिस्ट ऑफ द एडिटोरियल। अब हम उसको और इन डेप्थली देखते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, हम देखेंगे जो PFBR है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसका पार्ट है ये, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है इसको देख लेते हैं, इंडिया का क्या प्लान है। फर्स्ट स्टेज है यूज यूरेनियम करंट रिएक्टर्स। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेज ये थी कि हम यूरेनियम यूज़ करते थे करंट रिएक्टर्स में, उसे हमें ख़त्म करना है, कम करना है। तो स्टेज 2 क्या है, PFBR स्टेज, जिसे हम PFBR स्टेज भी बोल सकते हैं। यूज स्पेंट फ्यूल प्लस प्लूटोनियम टू क्रिएट मोर फ्यूल। तो ये जो स्पेंट फ्यूल यूज़ करता है और क्या यूज़ करता है, प्लूटोनियम, ताकि और फ्यूल बनाया जा सके। अब स्टेज 3 क्या है, यूज थोरियम, इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स। अब चाह रहे हैं हम लोग कि थोरियम यूज़ किया जाए इसके अंदर, ताकि इंडिया के पास थोरियम जो है वो अबेंडेंट क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ताकि यूरेनियम है, प्लूटोनियम जो है वो यूज़ ना करना पड़े, कम यूज़ करना पड़े। सो PFBR इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इनटू स्टेज 2। तो अभी कहाँ पर है ये,
स्टेज 2 में है, ठीक है, ताकि हम जो है थोरियम यूज़ करके लार्ज एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो देखिए, बट देर आर बिग प्रॉब्लम्स। इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि डिले हो गया है। प्लान्ड अर्लियर, बहुत पहले ये प्लान किया गया था, ठीक है, और 16 ईयर्स के बाद ये सामने आ रहा है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटी, ये क्या है, फ्यूल साइकिल फैसिलिटी जो है एक्सपेक्टेड बाय 2029, 10 साल का डिले हो गया है। और नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ओवररन। पहले तो बताया कि डिले हो गया है, क्या क्या डिले हुआ ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कितनी कॉस्ट आ रही है वो देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो 3500 से लेकर 4000 करोड़ तक थी अप्रॉक्स, जो बजट बनाया गया था, लेकिन फाइनल कॉस्ट मैंने आपको बता दी इतनी आ गई है, ठीक है, 8181 करोड़ आई है। रीजंस क्या है इसके, पुअर प्लानिंग, वीक प्रोक्योरमेंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिली, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज PFBR एक्चुअली डू, व्हाट डज, क्या करते हैं ये, इसका यूज़ क्या है। पहला तो ये है कि स्पेंड करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल और डिप्लीटेड यूरेनियम, ठीक है, ये दो काम है PFBR के, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है ये, मोर प्लूटोनियम फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स, जितना ये कंज्यूम नहीं करता उससे ज़्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है। दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ PFBR, ये आपको समझना है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या करता है, ब्रीड करता है फ्यूल को, बढ़ाता है, पालता है, ठीक है, ब्रीड करना मतलब बढ़ाना, पालना, रखना, ठीक है, तो ये ब्रीडर रिएक्टर माना जाता है इसको। इस वजह से क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कंज्यूम करने से ज़्यादा क्या करता है, देता है, प्रोड्यूस करता है। अब वाई न्यूक्लियर एनर्जी मैटर्स फॉर इंडिया, अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये क्यों मैटर करती है इंडिया के लिए, देखते हैं, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है देखते हैं। न्यूक्लियर पावर कितनी है, 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 8.78 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रहती है हमारी, ठीक है। फ्यूचर नीड क्या है, अब देखिए, तो करंट स्टेटस है हमारी न्यूक्लियर पावर का अभी जो चल रहा है इंडिया में हाल फिलहाल, वो मैंने आपको बता दिया कि 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 8.78 गीगावाट। अब फ्यूचर में कितनी नीड हो सकती है वो देखते हैं। इंडिया वांट्स नेट जीरो बाय 2070। अब नेट जीरो का क्या मतलब है, ये वाला जो पॉइंट है ना, नेट जीरो बाय इंडिया को चाहिए नेट जीरो बाय 2070, ये अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। और एनर्जी डिमांड विल ग्रो वेरी फास्ट, एनर्जी की जो डिमांड है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये जो सेंटेंस आया है यहाँ पे कि इंडिया वांट्स नेट जीरो बाय 2070, इसका मतलब क्या है देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी कैन हेल्प इंडिया रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। न्यूक्लियर एनर्जी जो करने का जो जो सारा सिस्टम है इंडिया का, वो क्या क्यों ज़रूरी है, ताकि इंडिया का जो रिड्यूस हो जाए क्या, कार्बन एमिशंस, क्योंकि कार्बन एमिशन से आपको पता है बहुत पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफरेंट हेल्थ कंडीशन सामने आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो क्या हेल्प करेगी, इंडिया को रिड्यूस कर देगी, कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएंगे, और जो हम अचीव करेंगे टारगेट नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो बोला गया है उसको, इस टारगेट को क्या बोला गया है, इस चीज़ को क्या बोला गया है, नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070 तक, ठीक है, तो 2070 तक हम ये अचीव करना चाह रहे हैं। अब ये होता क्या है ये भी और थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी कैन हेल्प इंडिया मीट क्लाइमेट एंड टारगेट्स, तो अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं, इस टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो क्लाइमेट के टारगेट्स है, जो क्लाइमेट में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमारी हम मीट अप कर पाएंगे, ठीक है, उनको अचीव कर पाएंगे। बट इट नीड्स बेटर रेगुलेशन, उसके लिए क्या चाहिए, बेटर रेगुलेशन चाहिए, ओपननेस चाहिए, केयरफुल स्पेंडिंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव, और जो पब्लिक स्पेंडिंग है, आ गया यहाँ पे वो वर्ड पब्लिक स्पेंडिंग। केयरफुल स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि किस चीज़ की स्पेंडिंग बात हो रही है, पब्लिक स्पेंडिंग, कि हम इसको पब्लिक के जो मनी है, फंड्स वगैरह है, उसको हम सही से इस्तेमाल करके जो अपने टारगेट्स हैं उनको मीट कर सकें, प्रोजेक्ट्स को बना सकें इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में विथ चीपर सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीप होती जा रही है। तो इसका जो मतलब आया ना यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर सपोर्ट्स नेट जीरो 2070 गोल्स क्या है कि हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें 2070 तक, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर, नीड्स मच लेस लैंड, लैंड इसमें कम चाहिए होती है, ओनली 6% ऑफ लैंड कंपेयर टू सोलर फॉर सेम पावर, कितनी परसेंट लैंड चाहिए हमें, सिर्फ 6% लैंड, ठीक है, दूसरी एनर्जी, दूसरी पावर या एनर्जी के मुताबिक। मोर फ्यूल एफिशिएंट स्पेशली ब्रीडर रिएक्टर्स, तो ये जो है इसमें फ्यूल भी हमें कम चाहिए, ज़्यादातर ये क्या है, ब्रीडर रिएक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, और रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन यूरेनियम इंपोर्ट्स। मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम जो है ना वो एक्सपोर्ट बाहर से आता है,
इतना नहीं है इंडिया के पास। हम किस पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर? थोरियम पे। तो हम चाह रहे हैं कि थोरियम ज़्यादा यूज़ हो और यूरेनियम पे हम कम डिपेंडेंट हो, तो इसलिए ये सारी बात यहाँ पे सामने आ गई है। अब कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। किस चीज़ का कंपटीशन बढ़ चुका है वो देखिए, सोलर एंड विंड आर बिकमिंग चीपर बनते जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्लोबली उसे बिल्डअप किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट मस्ट चेक, क्या चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को? इज न्यूक्लियर स्टिल वर्थ द हाई कॉस्ट, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कुछ ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है? गवर्नमेंट को देखते हुए चलना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं वो देख लेते हैं। अभी के लिए जो हम देख रहे हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। AERB की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, ये दोनों की फुल फॉर्म्स नोट करेंगे। बोथ रिपोर्ट्स टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये दोनों जो है ना, ठीक है, क्या करती हैं, किसको रिपोर्ट करती हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन को रिपोर्ट्स देती हैं। और क्या सामने आती है प्रॉब्लम, देखिए क्या है? सेम सिस्टम इज प्रोमोटर एंड रेगुलेटर। ये दोनों जो है ना क्या है? प्रोमोटर भी हैं और रेगुलेटर भी हैं। इससे क्या होगा? जो अंदरूनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो छुपा दी जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ओपेसिटी सामने नहीं आएगी ना। अब देखिए, ये इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से आपको समझाने के लिए दिया है, जैसे मैं ही टीचर हूँ और मैं एग्जाम पेपर चेक करूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ही बनाऊँ एग्जाम पेपर, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं और आप अपने आप को खुद ही ग्रेडिंग दे दें, मार्क्स दे दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। क्या बनेगा, क्या सामने आएगा? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वही मतलब हो गया इसका कि जो अंदर की प्रॉब्लम समस्याएं वो छुपी रहेंगी, ठीक है, वो सामने नहीं आएंगी। तो क्या है, जो AERB है और DAE है, दोनों ही क्या है? प्रोमोटर भी है, रेगुलेटर भी है। तो ये जो इनकी जो काम है वो क्या है? गवर्नमेंट को अलग अलग करने चाहिए या कुछ और व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि जो है अंदर की समस्या है वो ट्रांसपेरेंसी हो सामने, उसके हिसाब से हम रेगुलेट कर सकें दोनों बॉडीज पे। चलिए, अब आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है, एडिटर्स और क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए? सजेशंस आ गए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिलेज को फिक्स करें और कॉस्ट को कम करें, कॉस्ट इश्यूज जो आ रहे हैं वो कम हो सके। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट फेलियर्स, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इस वजह से अगर कोई फेलियर भी आ जाता है वो छुप जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो हमें नजर नहीं आएगी, कोई रिपोर्ट, कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा, कोई डेटा नहीं है, पर्टिकुलर डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अगर फेलियर्स भी आ रहे हैं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लर्न बिफोर बिल्डिंग न्यू रिएक्टर्स। अब न्यू रिएक्टर्स की बनने की बात हो रही है, कौन से? वो आर्टिकल में आए हैं FBR1 और FBR2। तो उसको बिल्डअप करने से पहले, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, हमें जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है उससे हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। क्रिएट एन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर। अब ये जो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, AERB और DE, इनको इनके साथ में काम ना करें, एक नया इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटर अलग बनाना चाहिए, ठीक है। और डिसाइड पॉलिसी बेस्ड ऑन, पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और एनर्जी नीड्स हो, ठीक है। सिर्फ थोरियम बेस्ड ना हो कि हम और भी एनर्जी की जो इंडिया में हमारे पास अबेंडेंटली मौजूद है उसको हम यूज़ करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी नीड्स को लोगों की पूरा कर सकें, ठीक है। सिर्फ थोरियम ड्रीम ये एक वर्ड मैंने आपको बता दिया आपको, थोरियम ड्रीम मतलब कि सिर्फ थोरियम पे हम डिपेंडेंट ना हो। तो ये सारे आर्टिकल यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है, सजेशंस आ गए। अब कंक्लूजन क्या है देखते हैं। PFBR सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट परफेक्ट। उसका जो सक्सेस है वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन जो है परफेक्ट नहीं है। इंडिया हैज़ ह्यूज न्यूक्लियर पोटेंशियल, इंडिया के पास बहुत अच्छी पोटेंशियल है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। बट विदाउट बेटर प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं होगी और ऑनेस्ट इवेल्युएशन नहीं होगी, ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, तीन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। बेटर अगर प्लानिंग नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं हुई और अगर ऑनेस्ट इवेल्युएशन नहीं होगा तो क्या होगा? इट कुड वेस्ट टाइम, टाइम का भी वेस्ट होगा और पब्लिक मनी का भी वेस्ट होगा, पब्लिक फंड्स का भी वेस्ट होगा। तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू। आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। आप अब रिप्लाई करेंगे, आई वॉन्ट योर रिप्लाई, आई वॉन्ट योर रिएक्शंस ऑल्सो प्लीज़, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना क्वेश्चन आंसर्स की साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पार्ट 5 पे आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR डेवलपमेंट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो किस तरह से आप लिख कर आएंगे?
इसलिए मैं आपको नोट्स दे देती हूँ एडिटोरियल के, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि मैम हमें एडिटोरियल के नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एडिटोरियल को नोट्स वे में मैं आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ताकि आप हाथों हाथ नोट्स भी देख सकें और अपने पास आप लिख सकें, देख सकें, समझ सकें। अगर आपको इस तरह से ईजी लगता है तो मैंने आपको नोट्स वे में पढ़ाना शुरू कर दिया। और उससे आपकी आसानी ये भी है कि अगर इस तरह के आंसर्स क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आंसर आपको लिखना है तो आपको पता होगा कि हमें क्या लिखना है ना। तो इसलिए मुझे वो बेहतर लगा आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके एग्जाम में, जीएस के पेपर में, ठीक है, मेंस के पेपर में, यूपीएससी मेंस की बात हो रही है, तो कैसे आप लेकर आएंगे मुझे बताएं। देखिए सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देख लें। ब्रीफली मेंशंस PFBR एट कलपक्कम एंड इट्स रोल इन इंडिया स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम। मेंशन करेंगे छोटा सा, ब्रीफली मतलब छोटा सा मेंशन करेंगे, बताएंगे PFBR के बारे में जो कलपक्कम में है रिएक्टर, और इंडिया स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया का जो स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका क्या योगदान है ये आप बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप बॉडी पे आ जाइए, क्या लिखेंगे। बीच का पार्ट जो होता है एडिटोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और अपने आंसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, पहले आप प्रॉस बताएंगे, ठीक है, फ़ायदे बताएंगे उसके, एनर्जी सिक्योरिटी, थोरियम यूटिलाइजेशन, लो लैंड रिक्वायरमेंट, सपोर्ट फॉर नेट जीरो गोल्स, ये सब मैंने आपको बता दिया ना। फिर आप कॉन्स बताएंगे, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ओवररन्स, डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। इकोनॉमिक एंगल से भी बताएंगे आप, क्या बताएंगे, हाई कैपिटल वर्सेस चीपर रिन्यूएबल। देन व्हाट यू विल टेल आफ्टर इकोनॉमिक एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल। अब आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट को उससे भी रिलेट करेंगे। पहले आप इकोनॉमिक सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस बताएंगे, उसके बाद इन्वायरमेंटल सिचुएशंस बताएंगे। क्या बताएंगे उसमें, लो एमिशंस बट न्यूक्लियर रिस्क, ठीक है, कम एमिशंस और न्यूक्लियर रिस्क बढ़ सकता है। एमिशंस तो कम हो जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, कार्बन एमिशंस बढ़ जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर रिस्क बढ़ जाएगा। दोनों तरह, दोनों ही सिचुएशन को आप बताएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया था नेट जीरो गोल्स बाय 2070 का, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था स्टेटमेंट, वो आप यहाँ पे एनवायरमेंटल एंगल में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देंगे, जैसे PFBR डिले एंड कॉस्ट एस्केलेशन, कंपैरिजन विद रिन्यूएबल ग्रोथ। उसके बाद क्रिटिकल एंगल देंगे, बैलेंस अचीवमेंट्स वर्सेस इनएफिशिएंसीज, क्वेश्चन लॉन्ग टर्म विएबिलिटी, ठीक है, ये सब हम बताएंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड कंक्लूजन देंगे, उसमें आप क्या बताएंगे, इम्प्रूव एफिशिएंसी करनी चाहिए हमें, इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स, अडॉप्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और इंश्योर कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी, कॉस्ट को देखते हुए हमें सारे चीज़ों को करनी है, प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे अपने जीएस के पेपर में। अगर इससे रिलेटेड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सब आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कोई ऐसा जीएस के पेपर में, मेंस में, देखिए, डिस्कस चैलेंजेस इन इंडियाज न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रिफॉर्म्स मैंने बताया था ना आपको, क्या मतलब होता है रिफॉर्म्स का, क्या सुधार ला सकते हैं हम इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी भी हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो, किसके अंदर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। और डिस्कस भी करेंगे, आप बताएंगे चैलेंजेस किसके, इंडिया के न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर डिस्कस करें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। चलिए पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे छोटी सी, क्या बताएंगे, मेंशन करेंगे ओवरलैपिंग रोल्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों ही मैंने आपको बताया था कि दोनों ओवरलैप करती हैं। क्यों ओवरलैप करती हैं, क्योंकि रेगुलेटर भी हैं, प्रोमोटर भी हैं। तो हमें ये बताना है कि इनको अलग अलग किया जाए, या इनके कामों को, इनके सिस्टम्स को अलग अलग किया जाए, एक साथ ना हो। जो ओवरलैपिंग रोल्स आ रहे हैं, देखिए ना वर्ड आया ओवरलैपिंग रोल्स, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं इनके रोल्स, एक साथ एक ही काम करते हैं दोनों ये, तो ये नहीं होना चाहिए, ये हम बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए गवर्नेंस इशू बताएंगे, रेगुलेटर एंड प्रोमोटर अंडर सेम अथॉरिटी, ये जो ऊपर वाली बात है इसी को ही हम थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे। रेगुलेटर और प्रोमोटर जो है सेम अथॉरिटी के अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इशू आ रहा है ना, ओपेसिटी इन डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा, ओपेसिटी नहीं है। और एथिकल्स एक्सपेक्ट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन यूज ऑफ टैक्स पेयर मनी,
एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या आएंगे, डिलेज हो रहा है, पुअर प्रोक्योरमेंट हो रही है, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल देंगे PFBR डिलेज एंड पार्लियामेंट्री कमेटी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देंगे। और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑब्जर्वेशंस ये आया था ना एडिटोरियल में, इसका क्या मतलब कि पार्लियामेंट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ को लेकर, उनके क्या योगदान है, ये आपको बताना है। और डिले जो हो रहे हैं, 16 साल डिले हो गया, इतने पैसे ज़्यादा लग गए हैं, डबल हो गए, तो ये सब बजट वगैरह आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और फोकस करेंगे किस चीज़ पे, हाईलाइट बोथ स्ट्रक्चरल इशूज़ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, दोनों बताएंगे आप। स्ट्रक्चरल इशूज़ क्या आ रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे। कंक्लूजन कैसे देंगे, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्लियर लायबिलिटी रिजाइन और स्ट्रेंथेंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मतलब जो सरकार कर रही है, वो उसका जो ओवरसाइट है वो मजबूत होना चाहिए, है ना, उसका कंट्रोल, उसका देखना वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, वो रिफॉर्म्स बनाए, वो ऐसी व्यवस्थाएं दे कि इन चीज़ों पे क्या हो, एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो। ये नहीं कि ट्रांसपेरेंसी ना हो, ओपेसिटी हो, है ना, तो उससे क्या होगा, कुछ भी चीज़ सामने नहीं आएगी, फेलियर्स ज़्यादा होंगे। और क्या होगा, पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ऑडिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए, ऑडिट्स होनी चाहिए। अब ये आर्टिकल जो लिखा है, जो हमने आज पढ़ा है, इससे क्या हमें अवेयरनेस मिली है ना, काफ़ी हम लोगों को सबको अवेयरनेस मिल रही है, इससे बात हो रही है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की इंडिया की, क्या उसमें फेलियर्स हुए, क्या कितने स्टेजेस हैं उसके, कब से वो चल रहा है, कितना बजट था, तो ये क्या है, एक पब्लिक डिस्क्लोजर है, इससे हम पता लग रहा है। तो ये चीज़ें सामने आनी चाहिए पब्लिक के, है ना, ऑडिट्स होनी चाहिए, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। चलिए आज ये MCQ पे, नाउ इट्स योर टर्न फाइनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, जल्दी बताइए क्या कंक्लूजन निकलता है पैसेज पढ़ने के बाद। आंसर में इन द चैट बॉक्स, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स, मैं नोट कर रही हूँ कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सो प्लीज़ आप जो है मुझे आंसर करिए, अच्छे से इनको पढ़िए ऑप्शंस को, और आप मुझे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। फाइन, रिप्लाई करिए जल्दी से। क्या इन्फर्ड होता है पैसेज से, इन्फर्ड मतलब कंक्लूजन। इन ईजी इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन्फर्ड मतलब कंक्लूजन, क्या आप समझ पा रहे हैं, लॉजिकली क्या इन्फर्ड कर पा रहे हैं पैसेज में से। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका, सी, रेगुलेटरी ओवरलैप में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी इन न्यूक्लियर गवर्नेंस। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द पार्ट 6A, UPSC मेंस के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और ऐसे थीम्स कैसे आ सकती हैं आपकी वो देखिए। थीम 1 क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस रिन्यूएबल ट्रांजिशन, कहाँ पे आ सकता है आपके GS3 एनर्जी और ऐसे पेपर में। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एनालाइज वेदर न्यूक्लियर एनर्जी कैन रिमेन रेलेवेंट इन इंडियाज एनर्जी मिक्स एमिड द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको लिखने के लिए, और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थीम 2 पे आ जाइए, रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस फेलियर, कहाँ पे आएगा, GS2 गवर्नेंस पॉलिटी। एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन का, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया इन लाइट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, थीम 3, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वेयर GS3 इकोनॉमी और ऐसे पेपर। क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट the challenges of cost overruns and delays in large infrastructure projects in India with special reference to nuclear energy। इस तरह से आ सकता है, इसको रीड करें आप एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, MCQs डिस्कस करते हैं थोड़े से, क्या हो सकता है। फर्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ here we have two statements, first and second, you can see which of the statements given above is or are correct। इनको रीड करिए दोनों स्टेटमेंट्स को, अच्छे से समझिए और मुझे बताइए आंसर A, B, C और D क्या हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर C। ठीक है, C देखिए, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसर्न रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया।
4 options are here. Read them out and give me the proper answer. Answer is C. High capital cost may reduce its economic viability compared to renewables. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? हमारी विंड एनर्जी। ठीक है, जितनी भी हम खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी किस में आती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। ठीक है, ताकि कार्बन एमिशंस कम हो सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू रीड देम एंड आंसर मी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस A, B, C or D. Read them out. Read both the statements. What will be the answer? Correct answer is A. And what is A? First only. सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे वो करेक्ट है। Coming to the fourth question, which of the following can be considered advantages of breeder reactor? अब यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ब्रीडर रिएक्टर के। रीड देम आउट एंड आंसर दी क्वेश्चन। वेरी नाइस, जो लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। आंसर को देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपकी इससे जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी ना एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वुड मोस्ट डायरेक्टली इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी इन न्यूक्लियर गवर्नेंस। क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो डायरेक्टली इम्प्रूव कर सकते हैं किस चीज़ को? अकाउंटेबिलिटी इन न्यूक्लियर गवर्नेंस में। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. रीड देम आउट एंड गिव मी द प्रॉपर आंसर। दीज आर द ऑप्शंस। Now what will be the answer? C is the right answer. Establishing an independent nuclear regulatory authority. Coming to the practice, and these questions are important for all the aspirants. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द वर्ड स्क्रैपुलस इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। ये मैंने आपको बताया था इसका मतलब, है ना। मैंने आपको निमोनिक की ट्रिक भी बताई थी, किस तरह से आप ट्रिक के थ्रू उसको याद रख सकते हैं। चलिए बताइए इसका सिनोनिम क्या है? ये तो आपको आंसर करना होगा और सबको पता होना चाहिए, है ना। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था इसका मीनिंग, साथ ही इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी बताए थे। अगेन जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ के आंसर सही भी हैं। लेट्स चेक इट आउट। करेक्ट आंसर इज बी, ऑनेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। द वर्ड ओपेसिटी इन द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू। अब अपोजिट इन मीनिंग टू देखिए, कभी तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हो सकता है कि एंटोनिम बताइए, एंटोनिम आ सकता है डायरेक्ट, या ओपोजिट मतलब एंटोनिम ही होता है। तो आपको मतलब यहाँ पे क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। किसका? ओपेसिटी का। जल्दी से बताइए मुझे। फर्स्ट में सिनोनिम था, इस तरह से भी सिनोनिम डायरेक्ट भी दे सकते हैं वर्ड, या फिर क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, सबसे करीबी मीनिंग बताइए। क्या मतलब हो सकता है? कोई ऐसा वर्ड बताइए जो इससे मिलता जुलता हो मीनिंग के अंदर। तो सिनोनिम भी होता है और इस तरह से भी आपको इस फ्रेज के अंदर भी पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और सेकंड में आपसे एंटोनिम भी दे सकते हैं या अपोजिट इन मीनिंग टू, इस तरह से भी दे सकते हैं। आपको एंटोनिम बताना है ओपेसिटी का, जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत ईजी है, ये भी हमने करा है पार्ट 1 में। आंसर इज सी, ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी मतलब जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते, और ट्रांसपेरेंसी तो अपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, प्लीज रीड करें और आंसर दें। सो कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? लेट्स सी। आंसर इज बी, न्यूक्लियर पावर currently contributes a major share of India's electricity is the wrong statement। आपको क्या बताना था इसमें? गलत स्टेटमेंट बताना था, इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, बी वाला स्टेटमेंट, ये गलत है, पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा, आपको पता भी लगा होगा, करंट अफेयर्स भी आपके इससे अब फ्रेश हो जाते हैं, है ना। आपको पता लग जाता है कि क्या चल रहा है ग्लोबली, और सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है किस चीज़ की? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ अगर कोई जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सकें, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। ठीक है, मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फीडबैक्स नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं भूल जाती हूँ हर बार कहना, कि फीडबैक्स आप ज़रूर देंगे, प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, और आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी आती है आपके एडिटोरियल के बाद। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंग्लिश का सेक्शन जो है अपने एग्ज़ाम में क्लियर करना है, वोकेबलरी प्लस ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप साथ साथ लेते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।